नमस्कार, लोकतंत्र के मेकओवर की इस खास मुहिम भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस देश के लिए बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक है। आजादी के 67 साल बाद भी इस देश में डॉक्टर आजादी के साथ काम नहीं कर सकते। आम लोग आजादी के साथ इलाज की सुविधा नहीं पा सकते। पुलिस पूरी आजादी के साथ अस्पताल में गुंडागर्दी कर सकती है और सत्ता पक्ष का विधायक पूरी आजादी के साथ गलत दलीलें पेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल का असर दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इस वक्त देखा जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम डॉक्टर को भगवान तो कहते हैं, लेकिन इस दौर में भगवान की आरती नहीं, इज्जत उतारी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको दिखाते हैं 4 ऐसी तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको झकझोर देंगी। लेकिन इस उम्मीद के साथ हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भगवान ना करे कि भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर्स के साथ ऐसा कभी आगे भविष्य में हो। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, लेकिन सभी तस्वीरें सवाल एक ही करती हैं। सवाल ये कि क्या इस देश में डॉक्टर पिटने के लिए है? पहली तस्वीर सोलापुर की है। घटना है इसी साल जनवरी की। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी। आरोप ये कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती। दूसरी तस्वीर खड़गपुर की है। पिछले साल वहां एक डॉक्टर की पिटाई हो गई। आरोप वही, इलाज में लापरवाही बरती गई। तीसरी तस्वीर उज्जैन की है। घटना इसी साल की है। पोस्टमार्टम में देरी हुई तो लोगों ने बुजुर्ग डॉक्टर की जबरदस्त पिटाई कर दी। और चौथी तस्वीर वो तस्वीर है जिस पर फिलहाल हंगामा मचा हुआ है। पुलिस बेशक इसे कार्रवाई करार दे, लेकिन ये कार्रवाई नहीं, डॉक्टरों की बेरहम पिटाई है। 4 शहर, 4 घटनाएं और चारों में डॉक्टरों के साथ अपराधियों जैसा सलूक। भला क्यों कोई डॉक्टर मरीजों की सेवा करेगा? पिटने के लिए। और डॉक्टरों की हड़ताल इस वक्त लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है और आलम यह है कि देश भर के तमाम डॉक्टर्स कानपुर में हुई घटना के बाद अब कानपुर के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे परिस्थितियां काबू के बाहर होती जा रही है। अभी तो चौथा दिन है आज। आप सोचिए अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी तो ये हड़ताल किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर मरीज हो या फिर वो लोग जिनकी वजह से आज इस हालत तक स्थिति आ पहुंची है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले में कतई गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि जिस तरह की चुप्पी सरकार इस पूरे मामले पर साधे हुए है, इससे वह अपने विधायक की करतूत को वैलिडिटी का सर्टिफिकेट देती है। समाजवादी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने उनकी गाड़ी तोड़ दी, जिसका उन्होंने जवाब दिया। बड़ा सवाल है कि क्या विधायक अपनी एसयूवी की कीमत हजारों जिंदगियों को दांव पे लगाकर और पूरे प्रदेश की हेल्थ मशीनरी को वेंटिलेटर पर लाकर हासिल करना चाहते हैं? यूपी के डॉक्टरों की हड़ताल के चौथे दिन अस्पताल में यही हाल रहा। कानपुर में समय से इलाज न होने की वजह से 13 लोगों की मौत की खबर मिली। इलाहाबाद में 8 मरीजों की जान चली गई और कई शहरों में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। इस बीच एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।
जिसमें आप देख सकते हैं कि कानपुर में कैसे पुलिस डॉक्टरों को दौड़ा रही है। विधायक इरफान सोलंकी का दावा है कि पेट्रोल पंप पर ये जूनियर डॉक्टर उनकी गाड़ी में आग लगाना चाहते थे, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आपको समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और डॉक्टरों के बीच की बहस सुनाते हैं, जो कि जी न्यूज पर हुई। मैंने कोई मारपीट नहीं करी, मेरे जनरल की कार्रवाई छीना था तो मैंने उसको हाथ से अलग कराया। गला पकड़ा हुआ है सर, कोई एक आदमी बता दे कि मैंने उसको मारा है। अगर आप फोटो मेरा सही से देखिए तो उसमें ये आएगा कि मैं उसको हाथ से अलग कर रहा हूँ। डॉक्टर हॉस्टल में जाकर तोड़फोड़ करी गई, डॉक्टरों को गुंडों की तरह मारा गया, क्या वो सही था? और उसकी परमिशन किसने दी आपको? दत्ता साहब, आपकी जानकारी में नहीं है, ना तो मैं हॉस्टल के अंदर गया और ना ही मैंने किसी को मारा। अब जरा उस रात की ये तस्वीरें भी देखिए कैसे शुक्रवार की रात को विधायक ने आरोप लगाया कि उन पर डॉक्टरों ने जानलेवा हमला किया। ये गुंडे हैं या पुलिस गुंडे ने इल्जाम लगाते हम लोग बताइए, 6 टांके लगा दी। देखा आपने, विधायक के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। और अब आज की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जी न्यूज के स्टूडियो की हैं। 3 दिन में ही विधायक जी के सिर पर लगी चोट ठीक हो गई और टांके गायब हो गए। और जब हमने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप खुद देखिए और खुद दिखाइए क्या कि आपको टांके लगे हैं। क्या दिखाएं? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आप बेहतर जज कर पाएंगे इनको टांके लगे हैं। आप दोनों डॉक्टर हैं। नहीं, टांके उसमें कैमरा फोकस करें तो टांके स्पष्ट नजर आ जाएंगे और उसमें गलती सामने डॉक्टर की भी आएगी निकल के। फिर तो टांके हैं तो टांके तो 7 दिन बाद कटते हैं आमतौर पर। टांकों में बाल भी कट जाते हैं, मेरी जानकारी है। बाल पहले शेव किया जाता है, उसके बाद उसको सुन करके वहां टांके लगाए जाते हैं। जो भी हो, इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी का ही हुआ है। तो आपने दोनों पक्ष सुने, आपने डॉक्टरों की बात सुनी, आपने विधायक की बात सुनी। अब एकमात्र पक्ष कोई बचता है जिसका वर्जन आपके सामने आना सबसे जरूरी है, तो वो है कानपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे साथ लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। खुद विधायक इरफान सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद है, कानपुर से समाजवादी पार्टी के। हमारे पास एसएसपी कानपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशस्वी यादव जी, आपका भी स्वागत है। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रीटा बहुगुणा जोशी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता। सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के नेता। और इन सबके साथ साथ हमारे साथ आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप इस तस्वीर में एक सबसे बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं उन तमाम डॉक्टर्स की जिनके मन में ढेरों शंकाएं हैं, ढेरों सवाल हैं। आज जी न्यूज के स्टूडियो में वो तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो सीधे सवाल करना चाहेंगे कानपुर के एसपी साहब से और साथ साथ इरफान सोलंकी साहब से। बातचीत को शुरुआत करता हूं सबसे पहले, लेकिन मैं इरफान सोलंकी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपकी वजह से मैं सीधा इल्जाम आप पे लगा रहा हूं, बीते 4 दिनों में जो घटनाएं घटी और आज दिन भर में आपने 2 बार जी न्यूज में आप आए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे और अपनी गलती मान लेंगे तो परिस्थिति सुधर नहीं जाएगी क्या? बड़े भाई, मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूं, पर झुकना किस लिए? मैं झुकने को तैयार हूं। झुकना इस बात के लिए कि मैंने एक बुजुर्ग को बचाया, मैं फिर भी झुका जा रहा हूं। चलिए, अगर मेरी गलती है, आप कह रहे हैं, मैं ये भी मान लेता हूं, तो ये हड़ताल खत्म कराइए, इनसे कहिए कि काम पे जाए। मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने बुजुर्ग को बचाया, मैं वो बुजुर्ग कहाँ है इस वक्त? कब वो आप कैमरे के सामने आएंगे? भाई साहब, एक राहगीर है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था। आपने उनको बचाया, आपके गनर ने उनको बचाया, आपकी बकौल आपके बोल रहा हूं, तो आपको दिखाना चाहिए ना कि वो कहां है, कैसे है, किस परिस्थिति में है। आपको नहीं लगता कि अगर वो सामने आ जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी? अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, अवस्थी जी,
अवस्थी जी एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो आप क्या एक आपके पीछे लिखा ना भारत भाग्य विधाता यानी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो आप एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते अपने मुल्क के लोग को बचाएंगे नहीं? अरे बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मैं इसके लिए इरफान भाई, इरफान सोलंकी जी मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, बहुत से सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मेरा पहला सवाल मैं चाहूंगा कि आप ही पूछें। क्या जो बात इरफान सोलंकी कह रहे हैं, आप आईएमए से हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उसमें आपको रत्ती भर भी सच्चाई दिखती है कि उन्होंने जान पे लगा के एक बुजुर्ग की जान बचाई? देखिए, मैं इन सब चीजों को एक करेक्ट परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा और इरफान सोलंकी जी से ये भी पूछना चाहूंगा, जिस तरह से कि अभी हमने 5 से 5:30 भी मैं इसी चैनल पर था, इनके साथ में था, काफी देर वाद विवाद होता रहा। जितने ब्राइट स्टूडेंट्स कंपटीशन से आने के बाद में क्या वो यहां गुंडागर्दी करने आए हैं? पहली चीज तो ये, क्या वो बुजुर्गों को यहां पे पीटने आए हैं? चलो ठीक है, अगर कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि किसी बुजुर्ग के साथ में किसी की कोई कहासुनी हो रही थी या कुछ भी हो रही थी, तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए थी। हॉस्टल में जाने के बाद में निहत्थे जो बिल्कुल अबोध बालक हैं, जो कि बेचारे अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ हॉस्टलों में बैठ के एमबीबीएस या एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं। इरफान जी, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो वो यहाँ पर सारे पढ़ने के लिए आए हैं, क्या वो सडनली ओवरनाइट दे बिकम क्रिमिनल्स? डॉक्टर साहब, मेरी इनसे कोई रंजिश है? जी बोलिए। रंजिश थी क्या? किन से रंजिश थी आपकी? कोई रंजिश है क्या? मेरे आप पूछिए ना। क्या कभी ये इरफान भाई में गया, मैंने किसी को मारा आज तक? देखिए, स्थिति मैं बता रहा हूं, ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं बताता हूं आप आपकी बात मान रहे, आपने मारा नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट गई, अपाहिज हो गए डॉक्टर्स, वो चलने लायक भी नहीं रहे। मैं आपको एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ये बता दूं कि अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो नसों के ऊपर ऐसा जोर पड़ता है कि पूरी उम्र भी व्यक्ति चल नहीं पाता कई बार। तो अगर इतना कुछ हो गया और उसके बाद आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कौन कह रहा कुछ भी नहीं हुआ? चलिए, मैं यही सवाल, जैसे आपकी हड़ताल की वजह से अब तक 19 लोगों की जान कानपुर में जा चुकी है। जो डॉक्टर है वो हिपोक्रेटिक ओथ लेके हड़ताल करने वहां पर नहीं आए हैं। उनकी कोई, उन बेचारों के ऊपर कोई समस्या होगी, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो हड़ताल करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। मरीज तो हमारा भगवान होता है, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं उसके बाद। लेट मी हैंडल दिस। डॉक्टर साहब एक मिनट, इरफान सोलंकी साहब एक मिनट, मेरे साथ एसएसपी साहब भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे ये मंच उनको भी जरूर मिले, क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यशस्वी यादव जी, आप कानपुर के एसएसपी हैं, हमने वो तस्वीरें देखी है, अगर आप चाहें तो दोबारा मैं दिखवा भी सकता हूं, 4 दिन पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर के डॉक्टर्स के पीछे दौड़ती है, मारती है, लताड़ती है। और कई बयान, मैं चाहूंगा वो विजुअल दिखाए जाएं, जो हमने दिखाए थे पहले भी, वो विजुअल दर्शकों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, वो कुछ तस्वीरें हैं उस रात की। इसका अगर एम्बियंस बढ़ा के सुनाया जाए, साउंड सुनाई जाए, तो और चीजें क्लियर होंगी कि पुलिस किस तरह की बात कर रही है। एक मिनट सीधे नहीं भाई, रुको एक मिनट, वेट करो। दिखला रहे हैं, तरह से आराम छोड़ दीजिए सर। से भी किया जाए। एक मिनट सीधे नहीं भाई, रुको एक मिनट, वेट करो। यशस्वी यादव साहब, एसएसपी कानपुर, आपको लगता है कि आपकी पुलिस उस दिन बड़ा अच्छा काम कर रही थी? आराम छोड़ दीजिए सर। यादव साहब, आवाज आ रही है आपको? कप्तान साहब, जजमेंट मत लीजिए। जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज? जी जी हाँ, बताएं बताएं, आपकी पुलिस ने जो उस दिन काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। देखिए सुमित जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप हमारी पूरी बात
आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम, माफी चाहता हूं। हम अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। लेकिन इरफान सोलंकी साहब, जो काम पुलिस कर रही थी, क्या आपको अपनी इस पुलिस पर फख्र होता है? निहत्थे लड़कों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मुझे जवाब देने दीजिए, मैं पुलिस। अच्छा, आपकी आवाज आ गई, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए यशस्वी जी। हाँ, मुझे प्लीज अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव, कुछ चुनी हुई मैं माफी चाहता हूं, ऑडियो की प्रॉब्लम है। दोबारा फोन लगाया जाए यशस्वी यादव को। प्रोड्यूसर, दोबारा फोन लगाइए। यशस्वी यादव से बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। दोबारा फोन भी लाइए, क्योंकि उनका वर्जन आना यहां बहुत जरूरी है। तब तक सोलंकी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पुलिस ने जो काम किया उसके बारे में क्या राय है? इरफान भाई। मैं जो हमारे कप्तान साहब ये बात कह रहे थे कि कुछ आप सेलेक्टिव वीडियो दिखा रहे हैं बार बार, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई वहां मौके पे पहुंचा और कोई घटना करने के, वो एक आम अवस्थी जी, एक मेन रोड है, जैसे कनौज प्रेस की सड़क होती है वैसी ये सड़क है, जहां एक मेडिकल की दुकान में वहां दवा ले रहा था। मेरा मेडिकल कॉलेज वाले से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, और मेरा इतिहास है कि अगर आप खुद कानपुर के डॉक्टर से इंडिविजुअल जाके पूछ लीजिए तो मैंने आज तक मैं आपका इतिहास भी दिखाऊंगा आपको। मेरे पास आपके इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों को वो भी दिखाई जाएं। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा गौरव भाटिया से। गौरव, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप करीबी हैं मुख्यमंत्री के। साफ तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है बीते 4 दिनों में, क्या कहेंगे आप और आपके मुख्यमंत्री? गौरव, क्या आप सुन पा रहे हैं? गौरव के पास आवाज नहीं जा रही है। लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी जी, मेरा सवाल आपसे है सीधा सा। उत्तर प्रदेश की इस परिस्थिति के बारे में, जो चीज कानपुर से शुरू हुई और आज दिल्ली तक आ पहुंची है, लगभग पूरे यूपी के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। जी गौरव, बोलिए। मेरी ऑडियो नहीं जा रही है। सुमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी गौरव, बोलिए। हाँ, हेलो। मुझे तो आ रही है, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। गौरव। हाँ, सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो घटना हुई है, इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स, जो जानकारी आई है वहां के शासकीय जो अधिकारी हैं उनसे, कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे डॉक्टर जो हैं वो खराब है या सरकार उनकी विरोधी है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, आप बोलते रहिए। ऑडियो डिले है थोड़ा सा, 2-4 सेकंड का, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन आप बोल सकते हैं। सुमित जी, आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ जी, आज अभी ये जो घटना हुई है, इसमें अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार का रुख इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जी खुद सारे जो डॉक्टर हैं उनके डेलीगेशन से मिले, उनकी भी बात सुननी उन्होंने। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी जो है इस पे बयान दे चुके हैं कि एक निष्पक्ष जांच होगी। और मेरे ख्याल से यह भी जरूरी है कि कोई भी जान ना जाए, इसलिए डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी ड्यूटी पे वापस जाए। और सरकार ये पूरी जिम्मेदारी से कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, और जो भी दोषी होगा, ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उसको कड़ी कार्रवाई होगी, और जो हम सलूक करेंगे खराब जो डॉक्टर थे उनके खिलाफ, वैसे ही हम पार्टी का अगर कोई होगा उसके खिलाफ भी करेंगे।
ये कहने के बाद कुछ सवाल है, आप सवाल कृपया करके अगर आप दिखाते हैं कि पुलिस ये बातें केवल काफी है तो उससे कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, इतनी बातें काफी हैं? हाँ गौरव जी, मैं ये जानना, कैमरे में देखिए, बोलिए। हाँ गौरव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये केस इस बार खत्म हो जाएगा किसी तरीके से? इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आगे फ्यूचर में इस तरह दोबारा आक्रमण न हो एक ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर के साथ, जो कि आप ही के एम्प्लॉय थे। आप उनको अपना आदमी बता रहे हैं, अपने विधायक को, उन डॉक्टर्स को आप अपना आदमी नहीं बता रहे, जो आप ही की सैलरी पर आप ही के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में काम कर रहे थे, वो भी आप ही का पक्ष था। तो क्या ऐसा एश्योरेंस कुछ आप लगाने जा रहे हैं, कोई कानून ऐसा लगाने जा रहे हैं जो कि पहले से मौजूद है, वैसे लागू अभी नहीं आपने किया है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या उस एक्ट में सरकारी अस्पताल की संपत्ति भी आती है? और क्या वो एक्ट यहां पर अभी कानून बनाने वालों पर, जिन्होंने वो कानून पास किया है, उन कानून बनाने वालों पर वो कानून लागू होता है या नहीं? गौरव जी, जवाब देंगे आप? कौन है? अच्छा, यह गौरव के साथ लगता है बात नहीं हो पा रही है, पर कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, उनकी बात सुननी भी बहुत जरूरी है। खासकर मैं चाहूंगा इरफान सोलंकी साहब इस बात को सुने, एसपी साहब यादव जी इस बात को जरूर सुने, इन लोगों ने क्या भुगता उस रात को, क्योंकि ये लड़के डॉक्टर बनने वाले हैं, फुल फ्लेजेड इलाज करेंगे, लेकिन उसके पहले जिन डॉक्टरों का काम हड्डियां जोड़ना होता है, उनकी हड्डियां कैसे तोड़ी गई 4 दिन पहले पुलिस के द्वारा, ये अपने किस्सा खुद बयान करेंगे। नाम बताइए, क्या हुआ था उस रात को? मेरा नाम गौरव है। उस रात पेट्रोल पंप पे 2 लड़के गए हमारे कॉलेज के, बाइक से जा रहे थे पेट्रोल भरवाने, उधर से कार आई ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका गेट खुला, लड़के जा रहे थे बाइक से, उनको थोड़ा सा बाइक लड़खड़ा गई, उन्होंने कहा देख के नहीं चला सकते, इतने पे बवाल बढ़ गया, उन बच्चों को मारा गया, उनमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड भी था। वहां से दूसरा बच्चा भाग, किसने मारा? जो गाड़ी सवार उसमें बैठे थे, ठीक, और जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, फिर एक बंदूकधारी उसमें से उतर के आया, उसने मारा। एक लड़के ने कहा ये क्या कर रहे हो, देख के नहीं चलाते हो, फिर हमें मारते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें देख के चलना चाहिए, तुम गाड़ी पे नाम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, एक लड़का था फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो वहीं गिर गया बेचारा, भाग नहीं पाया। दूसरा बंदा भाग के अंदर आया, यहाँ पे पता चला उसके पीछे पीछे लोग आए, लेकिन कॉलेज में कोई नहीं घुसा। ठीक है, लड़का आया, फिर ये हुआ कि एक लड़का हमारा रह गया वहाँ पे, उसको लेने के लिए कुछ लड़के पहुंचे, दोबारा से वहाँ पे झड़प हुई, वहाँ पे मारा पीटा गया, पुलिस आई, उन्होंने भी लाठीचार्ज किया, उसके बाद लड़के अंदर आ गए। लेकिन इस घटना से लड़कों में थोड़ा रोष था कि भाई हमारे ही कॉलेज के बाहर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये सही नहीं है। तो लड़के एक जगह इकट्ठा होकर के अपने मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, हमारे प्रिंसिपल साहब वहां थे, हमारे प्रोक्टर साहब वहां थे, हमारे और सीनियर टीचर्स भी वहां थे, तो उनसे बात कर रहे थे, और वो जगह हमारे कॉलेज के मेन गेट से कम 200 मीटर दूर थी। मेन गेट हमारे कॉलेज का बंद था, और बीच में हमने बैरिकेडिंग के लिए, ताकि कोई गाड़ी ना आ जाए, हमारी सीवर लाइंस पड़ी हुई थी, बाहर रखी हुई थी, वो सब हटा के पुलिस आ गई, हमने उनको रोड पे रख दिया था कि ताकि कोई कारवाई ना आए। हम 200 मीटर दूर सारे लड़के खड़े थे, हमारे टीचर्स हमसे बात कर रहे थे, हम उनसे बात कर रहे थे, हमने देखा गेट टूटता है, पुलिस की एक कंपनी आती है जिसमें कम से कम ऐसे देख के लग रहा था कि 400-500 है, हम गिन तो सकते नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, पुलिस की एक कंपनी आ रही है, और उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो वर्दी में नहीं थे, हमें नहीं पता वो कौन थे, पुलिस वाले सादी वर्दी में थे या कोई और थे, हमें नहीं पता। ठीक है, हमने फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हम वहीं खड़े रहे, हमें लगा कि पुलिस हमसे बात करने आ रही है। थोड़ी देर बाद हमने देखा पुलिस की चाल तेज हो गई, वो और तेजी से आ रहे हैं हमारी तरफ, तब हमें समझ आया बगैर किसी प्रोवोकेशन के पुलिस सीधे मारने पे टूट गई। जी, हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, कहीं कोई गाली गलौज नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, हम अपने टीचर्स से बात कर रहे थे, हमारे टीचर्स हमें समझा रहे थे कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, और हम अपने टीचर से बात कर रहे थे। इतने में पुलिस दौड़ गई। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया फिर? जब पुलिस दौड़ी, बच्चे डरे, भागे, पुलिस ने हमें दौड़ाया, हमें मारा, बहुत बेरहमी से मारा। कितने लोग गायब अभी भी?
अभी भी हमारे पास 26 लोगों का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है 26 क्या लोग। पुलिस लेके गई है उनको? पुलिस का कहना है कि हमने उनको छोड़ दिया लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे। ये भी बात आ रही है, पुलिस का कहना है कि हमने उन्हें बेल दिया, लेकिन लड़के ये नहीं चाहते। हमारा ये डिमांड है कि चूंकि वो बच्चे निर्दोष थे इसलिए उनको एक्सपंज किया जाए, उनके ऊपर के सारे चार्जेस हटाए जाएं।